मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी और गुर्दा रोग इस विषय पर चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर शिवेंद्र सिंह जी। गुरुदेव, हर हर महादेव। महादेव। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप काशी में ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और उससे बाहर के लोगों की भी आपने अपनी चिकित्सा के माध्यम से सेवा दी है, तो इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और गुरुदेव, आपको ध्यान में रखता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि काशी में सदियों से आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अभ्यास होता रहा है। नेफ्रोलॉजी में आधुनिक चिकित्सा और परंपरागत पद्धतियों के बीच आप किस तरह की संगति देखते हैं? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करिएगा। जी बिल्कुल। आयुर्वेद तो चिकित्सा के मामले में सबसे पुरानी पद्धति रही है जी। और हम लोग को पता है लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। और इसमें अगर मेडिसिन की साइड में देखें तो चरक को हम लोग अपना इसमें पिता मानते हैं आयुर्वेद का। क्यों? मेडिसिन और सुश्रुत जी सर्जरी में रहे हैं जी। तो और हमारा बीएचयू ही एक ऐसा कॉलेज है जहां आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन साथ साथ हैं। जी। ये पहला मेडिकल कॉलेज है। तो आयुर्वेद का किडनी के बारे में तो जानकारी बहुत पहले से है कि किडनी के रोग होते हैं। जी। शुगर, जिसको आयुर्वेद में प्रमेह बोला जाता है, उसका असर भी किडनी पे पड़ता है। तो आयुर्वेद में किडनी के बारे में जानकारी, रोगों के और आयुर्वेदिक उपचार अवश्य उपलब्ध हैं। और हमें लग रहा है हमारा जो आयुर्वेद विभाग है उसमें ज्यादा रोशनी डाल पाएगा कि वो किस स्थिति में आज पहुंचा है। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किडनी हमारे शरीर में किस तरह की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे सरल शब्दों में आप हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को समझाने की कृपा करिएगा। जी बहुत बढ़िया सवाल है। क्यों कि सभी लोग जानते हैं कि किडनी का काम शरीर से गंदगी को बाहर निकालना है। जी। तो ये तो एक किडनी का प्रमुख कार्य है, लेकिन इसके अलावा भी किडनी के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे हमारे शरीर में खून में एक पीएच मेंटेन करना है, वो भी किडनी का काम है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको बोलते हैं जी, उनका बैलेंस बनाए रखना। शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखना। अगर हम अधिक पानी पिए तो किडनी उसी हिसाब से निकाल देती है, कम पानी पिए तो पेशाब कम होता है, मतलब बॉडी, शरीर कंजर्व करना चाहता है पानी को। जी। तो इन सब के अलावा 2-3 और महत्वपूर्ण कार्य हैं किडनी के कि एक विटामिन डी का एक्टिवेशन किडनी में होता है। अच्छा। इसीलिए जो किडनी के पेशेंट हैं लंबे समय से, उनमें हड्डी के कमजोरी का खतरा प्रायः देखा जाता है। जी। दूसरा, एक हार्मोन किडनी में ही बनता है जिसका काम है खून को बनाना। तो किडनी के मरीजों में अक्सर खून की कमी भी देखी जाती है। तो खून की सफाई के अलावा हड्डी वाले हार्मोन का एक्टिवेशन और खून के बनाने में हार्मोन का उत्पादन, ये भी किडनी के प्रमुख कार्य हैं। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किडनी रोगों के सबसे बड़े कारण क्या हैं और क्या जीवन शैली में सुधार से इन्हें रोका जा सकता है? बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबको आजकल ये देखने में आ रहा है कि किडनी के रोगी बढ़ रहे हैं। जी। और इसका सबसे प्रमुख कारण है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर और शुगर यानी डायबिटीज। तो जो किडनी के रोगी हम लोग अपने यहाँ देखते हैं उसमें 40 से 50% रोगी वही होते हैं जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। समय पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया बीमारी का, उसको कंट्रोल नहीं किया जी। और अंतोगत्वा वो हमारी किडनी पे बुरा असर डालती हैं और कुछ सालों में ऐसे मरीज किडनी की बीमारी से ग्रसित होकर आ जाते हैं। जी। गुरुदेव, क्या गंगा जल या काशी की जीवन शैली का गुर्दा स्वास्थ्य पर कोई वैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिलता है? गंगा जल का कोई ऐसा दुष्प्रभाव नहीं है। कोई भी जल किडनी पे तभी दुष्प्रभाव डालेगा, ये
जब वो काफी ज्यादा प्रदूषित होगा, यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या पेस्टिसाइड पोल्यूशन। जी। लेकिन हमारी काशी के गंगा में ऐसा कुछ अभी नहीं पाया गया है कि गंगा के तट पे रहने वाले लोगों में किडनी की बीमारी अधिक हो। और काशी की जीवन शैली तो आप जानते ही हैं, बहुत ही मस्त मौला शैली है, तो वो कभी भी किसी भी बीमारी का रिस्क फैक्टर नहीं हो सकती है। बस ठीक है, खाने में थोड़ा शौकीन होते हैं काशी के लोग, तो अपना शुगर और बीपी का ध्यान रखें, तो हमें नहीं लगता ये जीवन शैली किसी भी तरह से हानिकारक है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किडनी फेलियर या डायलिसिस से जुड़े सबसे बड़े मिथक कौन कौन से हैं? इस सबसे बड़ा मिथक है कि आप किसी को भी बोलते हैं कि मरीज का डायलिसिस करना पड़ेगा, जी, तो उसके मन में यही सवाल आता है कि एक बार डायलिसिस का मतलब उसको अब बार बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। ऐसा हर बीमारी में जरूरी नहीं है। किडनी की बीमारी दो तरह की होती है। एक बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, जिसमें मरीज की किडनी किसी वजह से जी डैमेज हुई है, या कोई इन्फेक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, या कोई वजह हुई, तो उसमें किडनी शटडाउन होता है और उसको टेम्परेरी डायलिसिस का सपोर्ट देना पड़ता है कुछ समय तक। 2 से 4 हफ्ते में ऐसे लोगों की किडनी प्रायः ठीक हो जाती है। एक दूसरी बीमारी होती है जिसको बोलते हैं क्रोनिक किडनी डिजीज। ऐसी बीमारी में भी जब उसका किडनी का काम करने की क्षमता 90% से ज्यादा डैमेज है, यानी 10% से कम काम कर रहा है किडनी, तब हम लोग बोलते हैं कि अब ये वाला डायलिसिस इनको अब हमेशा या बार बार या जिंदगी भर कराना पड़ेगा। वो भी लाइफ सेविंग है। डायलिसिस कोई बीमारी नहीं है कि एक बार कराई तो लग गई। डायलिसिस एक इलाज है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आपको सुन करके जो श्रोताओं और दर्शकों के बीच में इस तरीके की भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। और गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या नई तकनीकें जैसे कि आर्टिफिशियल किडनी या स्टेम सेल थेरेपी या फिर भविष्य में मरीजों के लिए आशा बन सकती है क्या? स्टेम सेल थेरेपी पे कुछ सालों पहले काम हुआ, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा सक्सेस नहीं देखा गया कि किडनी आप स्टेम सेल से जनरेट कर पाए। जी, आर्टिफिशियल किडनी पे बहुत काम हो रहा है और इसको एक तरह से 2 तरह से इसको विकसित करने की कोशिश की जा रही है। एक होता है बायो आर्टिफिशियल किडनी। इसमें है कि जो हम लोग डायलिसिस करते हैं जी, तो अभी तक जो भी डायलिसिस की सुविधा है उसमें केवल किडनी का एक ही काम हो पाता है सब्स्टिट्यूट, वो है ब्लड का फिल्ट्रेशन या सफाई। जैसे मैंने बोला, किडनी का काम केवल ब्लड का प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन ही नहीं, और भी हैं जैसे पीएच, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, हड्डियों के लिए हार्मोन का एक्टिवेशन, ब्लड का बनाना। तो एक बायो आर्टिफिशियल किडनी की तरफ काम हो रहा है कि क्या जो हम अभी डायलिसिस का डायलाइजर है उसमें कुछ किडनी के सेल्स बायो आर्टिफिशियल तरह से उसमें लाइनिंग की जाती है, फिर उससे खून को गुजारा जाता है कि जिससे कि फिल्ट्रेशन के साथ साथ ये सारे काम भी पेशेंट के लिए हो जाए कि एक तरह से किडनी का काम का पूरा सब्स्टिट्यूशन आ जाए। और दूसरा है, एक कोशिश चल रही है इम्प्लांटेबल किडनी। हम लोग जानते हैं कि जब भी डायलिसिस किया जाता है तो कुछ घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार किया जाता है जी। लेकिन किडनी हमारे शरीर में पूरे 24 घंटे काम करती है, यानी जो एक अंग 24 घंटे लगातार खून को फिल्टर कर रहा है, ब्लड में सारी चीजों को मेंटेन कर रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट 4 घंटे हफ्ते में 2 या 3 बार उस तरह से नहीं हो पाता है कि मरीज पूर्णतः स्वस्थ महसूस करे, हालांकि उसको थोड़ा सा बेहतर महसूस होता है। तो इम्प्लांटेबल किडनी के लिए एक तरह का उसमें काफी रिसर्च हो रही है कि मरीज में आर्टिफिशियल किडनी लगा दी जाए और वो 24 घंटे पेशेंट में काम करती रहे। तो इस तरह का भी कोशिशें चल रही हैं। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हमको इसमें पब्लिक यूज में कुछ सफलता का दिखाई दे। गुरुदेव, अंगदान को लेकर के लोगों में संकोच क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?
अंगदान को लेके इस समय हमारी सरकार भी बहुत जागरूकता अभियान चला रही है जी। अभी 2 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री जी की ओर से 1 हफ्ते का कार्यक्रम प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशन चलाया गया था। संकोच अंगदान देने में सबसे बड़ा संकोच ये लगता है कि अगर ये हम अंगदान देंगे तो वो कितना सक्सेस होगा कि नहीं होगा। जी। तो किडनी के बारे में हम लोग सबको बताते हैं कि 90% से ज्यादा सक्सेस रेट है। तो इसीलिए किडनी वाला अंगदान बहुत प्रचलित भी है। आपने देखा होगा कि ट्रांसप्लांट अगर सुनते होंगे तो किडनी के बारे में ज्यादा ही सुनते होंगे। जी। दूसरा एक संकोच रहता है कि अगर हमने किडनी दी तो हमको कोई बीमारी नहीं हो जाएगी या हमको कोई दवा तो नहीं उसके बाद खानी पड़ेगी। तो दोनों चीजें स्पष्ट रहनी चाहिए कि एक किडनी देने के बाद आदमी एक किडनी पे पूर्णतः नॉर्मल स्वस्थ लाइफ जी सकता है और सारे रूटीन काम कर सकता है। मुश्किल से हफ्ते या 10 दिन में ही उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और डिस्चार्ज के बाद उसको कोई भी दवा खाने की जरूरत नहीं है। उसके पास जो एक अपनी किडनी है उससे वो हमेशा ही अपना पूरा जीवन एक स्वस्थ आदमी की तरह जिएगा। तो ये भ्रांति दूर होनी चाहिए कि देने से हमको भारी काम नहीं कर सकते हैं जी। या हमको देने के बाद जिंदगी भर कोई दवा खानी पड़ेगी। ये सब भी कुछ भ्रांतियां हैं लोगों में, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं समय समय पे जन जागरण या सोशल गैदरिंग में या कैंप लगा के ये सब जानकारी देने के लिए। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीएचयू के नेफ्रोलॉजी विभाग में इस समय किस तरह के शोध और नई पहलें चल रही हैं? जी, बीएचयू का नेफ्रोलॉजी विभाग शायद आप लोग की जानकारी में हो ना हो, हमारा विभाग हमारे देश का तीसरे नंबर पे शुरू होने वाला विभाग है। यानी कि हमारे यहाँ नेफ्रोलॉजी की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले पीजीआई चंडीगढ़ और सीएमसी वेल्लोर में इसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हिंदुस्तान में तीसरा सेंटर नेफ्रोलॉजी विषय में ट्रेनिंग के लिए बीएचयू यानी हमारे संस्थान में हमारी यूनिवर्सिटी में खुला। और दूसरी एक रोचक जानकारी ये है कि भारत का पहला किडनी ट्रांसप्लांट बीएचयू में हुआ, जिसको हमारे आईएमएस के संस्थापक के.एन. उडुप्पा डॉक्टर साहब ने किया था। तो इतना पुराना और अच्छा इतिहास है हमारे संस्थान का और हमारा विभाग का शुरुआत करने की श्रेय जाती है प्रोफेसर पी.के. श्रीवास्तव सर को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। उसके बाद यहाँ जो ट्रेनिंग यानी डीएम का कोर्स स्टार्ट हुआ है, अब तक 100 से ज्यादा हमारे यहाँ से डीएम के छात्र निकल गए हैं, जो पूरे देश में अच्छे अच्छे संस्थानों में अच्छे पदों पे कार्यरत हैं और बहुत ही सफल नेफ्रोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। रही शोध की बात, इस समय क्या शोध हो रहा है, तो शोध तो हम लोग का जो भी डीएम कोर्स करने आता है उसको कोई ना कोई रिसर्च एक करनी ही होती है थीसिस के लिए, वो एक रूटीन है। नए में एक हम लोग शोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या माइक्रोप्लास्टिक, आजकल इसका थोड़ा हो रहा है कि माइक्रोप्लास्टिक का सेहत पे नुकसान पड़ रहा है। प्लास्टिक का बहुत यूज होता है और वो डिग्रेड पूरी नहीं होती है और वो किस तरह से हमारे शरीर में खाने के माध्यम से या किस माध्यम से शायद पहुंच रही है और शरीर के किस अंग को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हम लोग किडनी पे माइक्रोप्लास्टिक का कोई दुष्प्रभाव है कि नहीं, इस पे एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं पता करने का। तो हो सकता है 1 या 1.5 साल में उस पे क्या रिजल्ट आता है हम लोग बता पाए। जैसा कि गुरुदेव आपने पहले भी बताया कि मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर का प्रभाव किडनी पर होता है, तो इसे थोड़ा सा विस्तार से बता दिया हमारे दर्शकों को कि कैसा प्रभाव, किस तरीके से प्रभाव डालता है। जी देखिए, गुर्दा या किडनी हमारे शरीर में 24 घंटे ब्लड को फिल्टर करता है। जी। अब मान लीजिए किसी को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर है जी, तो वो अगर प्रेशर कंट्रोल में नहीं है और वो हाई प्रेशर है तो गुर्दे में जो खून फिल्टर करने वाली छन्नियां होती हैं जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं जी, उन पे उस
उच्च रक्तचाप का बहुत प्रेशर पड़ता है। तो वो हाई प्रेशर पड़ने की वजह से उन फिल्टर में लंबे कुछ सालों तक अगर बीपी बढ़ा रहा तो उस पे उनके काम करने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और उनमें नुकसान यानी कि डैमेज आने लगता है। जी। यही हाल ब्लड शुगर का भी है। अगर ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, तुरंत में कोई हानि नहीं होगी। लोग को लगता है कि शुगर कंट्रोल नहीं है फिर भी हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि शरीर एडजस्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचता है। तो शुगर का भी यह है कि तुरंत तो नहीं, लेकिन कई सालों से अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो ये कुछ सालों के बाद किडनी में नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, क्योंकि हाई शुगर सेल्स के लिए घातक होता है। तो किडनी, हार्ट, ब्रेन हर जगह नुकसान पहुंचता है, क्योंकि किडनी को बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई जाती है। उसको खून फिल्टर करना होता है तो करीब 20% ब्लड सप्लाई किडनी को जाती है। तो छोटा अंग होने के बावजूद भी उसका ब्लड सप्लाई बहुत है, तो वो किसी भी खून में दुष्प्रभाव है तो वो ज्यादा एक्सपोज होती है, चाहे हाई शुगर हो या कोई भी, इसीलिए कोई टॉक्सिन होता है या कुछ होता है तो किडनी को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई ज्यादा है तो वहां उसकी मात्रा बहुत पहुंच जाती है। तो यही वजह है कि लंबे समय तक शुगर और बीपी कंट्रोल ना रहना एक किडनी को नुकसान करने का बहुत बड़ा कारण है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोगों को अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, बहुत जरूरी सवाल है और आम लोगों सबको पता है कि किडनी स्वस्थ रहेगी अगर हम पानी ज्यादा पिएंगे। जी। तो ठीक है, ये एकदम तो कॉमन सेंस की बात है कि पानी ज्यादा पिए, लेकिन कितना पिए? इस वजह से कुछ लोग 8-8, 10-10 लीटर पानी पीने लगते हैं बेवजह। ऐसी जरूरत नहीं है। हम लोग का ये मानना है कि अगर आपको दिन में 1.5 से 2 लीटर तक पेशाब हो रहा है तो इसका मतलब आप पानी उचित मात्रा में ले रहे हैं। दूसरा यह है कि क्या हमको अपनी किडनी का चेकअप कब कराएं और कितनी कितनी देर पे कराएं, क्यों कराएं, ये सवाल है। तो उसमें यह है कि हम लोग का जो मानना है कि अगर आपके परिवार में किसी को भी किडनी की समस्या रही है, आपके परिवार में शुगर या ब्लड प्रेशर की समस्या रही है, तो 35 से 40 की उम्र के बाद आपको अपना जनरल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए और उसके बाद हर साल एक बीपी, शुगर और कुछ ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए। रहे किडनी के टेस्ट, तो मात्र 100 रुपए में आपको खून का यूरिया क्रिएटिनिन और पेशाब में यूरिन आरएम का जांच कराना है। 100 रुपए की जांच साल में एक बार, और आपको पता चल जाएगा कि आपका किडनी ठीक काम कर रहा है कि नहीं। बाकी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल जरूरी है। जिनको ओबेसिटी है उनमें भी रिस्क होता है, जैसे शुगर, बीपी होने का और किडनी बीमारी होने का भी। उन लोग को अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर कराना चाहिए। और मैंने पहले ही बोला कि अगर परिवार में किडनी की बीमारी है तो रेगुलर हेल्थ से अपना किडनी का चेकअप कराएं, या परिवार में शुगर और बीपी की भी समस्या है तो उसको भी आपको चेक कराना चाहिए कि कोई आप में एक रिस्क है। और अगर आप का डायबिटीज हुआ, आपने सही समय पर नहीं पकड़ा, तो वो भी किडनी को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप रिस्क जोन में हैं कहीं से भी, तो आपको अपना किडनी का जांच रेगुलर सालाना कराना चाहिए। गुरुदेव, काशी जैसे शहर में नेफ्रोलॉजी से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां और संभावनाएं क्या है? देखिए, काशी में अगर हम पहले बात करें तो डायलिसिस की सुविधा बहुत कम जगह थी, महंगी भी थी। लेकिन अभी सरकार का जो योजना आई है कि सारे जिला अस्पतालों में फ्री में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है, तो सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन सुविधाएं बढ़ने के साथ पेशेंट भी बढ़े हैं। तो अभी भी लगता है कि जरूरत है। हम लोग चूंकि रेफरल सेंटर है, हम लोग के पास पेशेंट का अच्छा खासा लोड है, तो हम लोग की कोशिश ये होती है कि जो जिस एरिया से, क्षेत्र से आया हो और अगर उसको रेगुलर डायलिसिस की जरूरत हो तो उसको अपने घर के पास ही सुविधा मिल जाए। तो एक ये चुनौती कि बीएचयू
का पेशेंट ड्रेनेज एरिया बहुत बड़ा है, तो डायलिसिस की सुविधा सबको प्रदान करना संभव नहीं है। तो मरीज को डायलिसिस अपने शहर या अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। और दूसरी चुनौती यह है कि अभी भी लोगों में अपनी सेहत को लेके, किडनी को लेके उतनी जागरूकता नहीं है जितना हम लोग उम्मीद करते हैं। अभी भी शुगर या बीपी के प्रति लापरवाही है। दर्द की दवाएं अनावश्यक खाना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है किडनी बीमारी का। ओवर द काउंटर दुकान से देखे दर्द की दवाएं खाई, कई दिनों तक, महीनों तक खा रहे हैं। तो कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा सुविधाएं भी बढ़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गुरुदेव, आपको इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको शायद मालूम ना हो, मैंने एमबीबीएस 91 में यही ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने एमडी भी यही किया। तो मेरा जो थीसिस था तो वो नेफ्रोलॉजी विभाग में ही था, और हमारे गाइड प्रोफेसर राणा गोपाल सिंह सर थे। तो मैंने अपने एमडी के दौरान 1 साल नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया, थीसिस की। वहीं से मेरा इस विषय में थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि ठीक है। और जिस समय हम लोग ने सोचा कि नेफ्रोलॉजी में डीएम करना है, उस समय ऑल ओवर इंडिया मुश्किल से 12 से 15 सीटें होती थी डीएम की। 2002-3 की बात है जी। तो यहीं से प्रेरणा मिली और यहीं की सेवा में लग गए। आपके गुरुदेव करियर का कोई ऐसा यादगार पल जो आपको भावुक किया हो? यादगार पल तो भावुक तो हर साल करता है, जब हम अपने स्टूडेंट को फेयरवेल के लिए जाते हैं कि हम भी यहीं से पढ़े, और हमें नहीं पता था कि हम भी यही पढ़ाएंगे और यहीं पे शिक्षक बनेंगे जी। तो उस समय अपने स्टूडेंट वाले दिन याद आते हैं और ठीक है, अच्छा लगता है। गुरुदेव, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि युवाओं और आम जनता के लिए आपका क्या संदेश होगा ताकि वो किडनी रोग से बच सके? जी बिल्कुल, युवाओं के लिए तो मेरा यही संदेश है, स्वस्थ जीवन शैली और स्वस्थ खान पान, किसी भी नशे से दूर रहें। और आम जनता के लिए यही होगा कि मैंने अपने पहले ही बताया है कि शुगर और बीपी के प्रति जागरूक रहें, ओवर द काउंटर्स पेन किलर ना खाएं, डॉक्टर की सलाह से ही खाएं जी। और 40 के बाद तो अपना सालाना हेल्थ चेकअप कराना ही चाहिए मेरे विचार से सबको। हाई रिस्क हमने बता दिया, वो जल्दी भी करा सकते हैं। और जागरूक रहिए, समय समय पर जागरूकता अभियान चलते हैं, टीवी में हम लोग करते हैं, आपके समाज में भी चलते होंगे, संस्थाएं करती होंगी। तो वहां भी मौका मिले तो जाके स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहिए। हमारा बीएचयू हर साल स्वास्थ्य मेला लगाता है, आपको पता ही है। वहाँ स्वास्थ्य के बारे में हर बीमारी के बारे में जानकारी, बचाव सब दिया जाता है। तो यही मेरा है कि सालाना हेल्थ मेले में आए जो आ सकते हैं और स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त करें। गुरुदेव, अगर कोई युवा नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में आना चाहता हो तो उसके लिए आपका क्या संदेश होगा? नेफ्रोलॉजी के क्षेत्र में आने के लिए वही आपने मेडिसिन से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या पेडियाट्रिक्स से किया हो, 2 लोग एलिजिबल है। फिर नीट की परीक्षा है और सबके लिए वही एक ही जो है रास्ता, तो वही है। नेफ्रोलॉजिस्ट की कमी है अभी देश में जी। तो मेरा तो यही सुझाव होगा कि अगर कोई भी पीजी कर रहा है मेडिसिन से, पेडियाट्रिक से, पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट की और ज्यादा कमी है। अच्छा। बच्चों में किडनी की बीमारियों के बारे में स्पेशलिस्ट कम है, तो पेडियाट्रिक वाले भी जो एमडी कर रहे हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी भी आजकल कई जगह हो गई है, तो उसमें आए और फिर आगे चल के देश में अपना योगदान दें। गुरुदेव, आपके पास समय का अभाव रहता है, मैं देखता भी हूँ
लेकिन इसके बाद भी मेरे एक बार प्रार्थना करने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर प्रदान कराया है, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। प्रणाम। हर हर महादेव। महादेव। वेलकम।